हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण में जो स्पेशली डिमांड की गई है वो है कि नवमांश कुंडली का एक बार एनालिसिस किया जाए। सबसे पहला सवाल तो ये उठना चाहिए कि जातक जो है वो अपने मैरिड लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चलेंगे नवमांश में कि वहाँ पे क्या स्थितियाँ बनती हैं। ये जो जन्म कुंडली आपके सामने है ये 7 नंबर यानी कि तुला लगन से बनी हुई दिख रही है। इसमें जो आपको लगन का मध्य है वो अगर हम ध्यान से देखें तो वो स्वाति नक्षत्र राहु के पास है। इसीलिए सोचने का जो ढंग होगा उसके अंदर एक चीज़ आएगी, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सोचना, ठीक है। ये राहु का नेचुरल इफेक्ट है। दूसरी बात है कि यह शुक्र की राशि के अंदर बैठा हुआ नक्षत्र है, इसीलिए कहीं ना कहीं कलात्मक वे में सोच सकता है इंसान या बिजनेस माइंडेड होके भी सोच सकता है इंसान। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि यहाँ पे राहु 12th हाउस में जाके बैठे हैं, ठीक है। 12th हाउस में जब कभी भी लगन या उसका नक्षत्र स्वामी, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो जाके बैठेगा तो पहली तौर अगर हम देखें तो लगेगा कि चीज़ें खराब हैं। क्यों? क्योंकि ये दर्शा रहा है सीधे सीधे कि मानसिक परेशानी के साथ इंसान को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये राहु का संबंध है इस कुंडली में मंगल के साथ, और मंगल जो है वो इस कुंडली में सप्तम 7th हाउस और साथ ही साथ सेकंड हाउस दोनों के स्वामी हैं। सेकंड हाउस जो है उसे हम कुटुंब कहते हैं, 7th हाउस जो है वो हमारे मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु का मंगल के साथ संबंध यानी कि जो सोचने वाला ग्रह है उसके साथ सीधे सीधे 7th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन भी है और सेकंड हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन भी है। तो जातक कुछ चीज़ें तो अपने धन के बारे में सोचेगा, कुछ फैमिली के बारे में, कुटुंब सेकंड हाउस के बारे में सोचेंगे। और क्योंकि मूल त्रिकोण राशि मंगल की सप्तम में है तो सबसे ज़्यादा सप्तम यानी कि विवाह के बारे में सोचेंगे। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि राहु के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, ठीक है। और शनि मंगल आमने सामने बैठे हैं। इसके हिसाब से हम अगर देखें तो इनका सेना में काम करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शनि जो है वो छठे भाव में बैठा है और छठे भाव का स्वामी जो है वो नीच राशि में जाकर, गुरु जो है अगर आप ध्यान से देखो वो इनके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। जब भी छठे भाव का स्वामी चौथे घर में जाके बैठे तो मन के अंदर भी परेशानियां लगाएगा, घर के अंदर की स्थितियों में भी कुछ हद तक चुनौतियां जरूर देगा। बस अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शनि और गुरु के बीच में एक राशि परिवर्तन है, इसीलिए जो 4th हाउस है और 6th हाउस है ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अब इस पूरे कुंडली में जो एक स्पेशल बात को ध्यान रखना है वो क्या, कि इनका जो चंद्रमा है वो मघा नक्षत्र में बैठा है। इस कारण से कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित होगा वो एक तरीके से पिछले जन्म के कर्म के आधार पे निर्धारित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केतु के साथ जब भी संबंध बना है तो वहाँ पे हमने एक ही चीज़ देखी है, आप कितनी भी कोई चीज़ को सोचो लेकिन जो चीज़ होनी है वो ही आपके पास आती है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो कट छट के अलग होती चली जाती है। तो ये तो हुआ ऊपर से एक नॉर्मल एनालिसिस जिसमें राहु जो सोचने का ढंग है, बहुत ज़्यादा सोचना, और दूसरा उसका मंगल के साथ आ जाना, ये फैक्टर बनेगा। तीसरा जो है वो चंद्रमा क्योंकि केतु के नक्षत्र में है और देखें तो वहाँ से षडाष्टक फॉर्म कर रहा है, इसलिए मन के अंदर भी किसी न किसी तरीके से व्याकुलता लगी रहेगी। मन के अंदर जो व्याकुलता दे रहा है, क्योंकि आप देखो जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा है तो जो सोचने का ढंग होगा केतु का, यानी मन के अंदर जो सोचने का ढंग होगा वो केतु से प्रभावित होकर वो किसके साथ जुड़ रहा है, शनि के साथ। चंद्र राशि में यदि आप देखोगे तो शनि
इनके लिए छठे घर का और सातवें घर का स्वामी है, और केतु से संबंध उसका बन जाना फिर से वही। छठा घर जो है वो लड़ाई झगड़ों को दर्शाता है, पराक्रम के कामों के लिए देखा जाता है, शत्रुओं को खत्म करने के लिए देखा जाता है। सप्तम जो है वो विवाह का है, तो मन पे भी वही प्रभाव है और सोचने के ढंग, थॉट प्रोसेस में उस पे भी सेम प्रभाव है। अब चलिए कि इस कुंडली में सप्तम भाव से अगर हम देखें तो क्या परिस्थिति बनती है। सप्तम भाव से अगर हम स्टडी करने गए तो हमने देखा कि जो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है वो अपने से छटा गया है। इस कारण से पहली चुनौती तो आएगी वैवाहिक जीवन में, कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस के अंदर जो मिड पॉइंट है वो भरणी नक्षत्र के पास आया है, जो कि शुक्र का नक्षत्र, और शुक्र भी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अष्टम जाके बैठे हैं। इसका मतलब हुआ कि वैवाहिक जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन शुक्र क्योंकि एट्थ हाउस के लॉर्ड होके ठीक बैठे हैं, तो वो वैवाहिक जीवन के अंदर चुनौतियों के बाद भी उसको ठीक रखने का प्रयास करेंगे। जहाँ से इसका अष्टम जाना जो है वो इस बात का सूचक बनता है कि खुशियाँ अगर मिलेंगी भी तो देर से मिलेंगी। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो अब हम देखेंगे वो हमें कहाँ से देखनी है, उससे हम अब सेवन्थ हाउस के रिस्पेक्ट में चल के स्टडी करते हैं कि पहले सेवन्थ हाउस क्या बता रहा है। देखिए, अगर मैंने इनके सेवन्थ हाउस को ही लगन के तौर पे ले लिया, एक नंबर जो था मैंने उसको ऊपर उठाया, तो हमने यहाँ देखा। यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि इस सेवन्थ हाउस से अगर पोजीशनों को चेक किया जाए तो मंगल और राहु ये दोनों ही चुनौतियाँ देते हुए दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इस एक नंबर की राशि लिखी हुई है, उसके स्वामी खुद मंगल है, जो कि छठे घर में गए हैं, यानी कि संघर्ष में गए, इसलिए वैवाहिक जीवन में संघर्ष होगा, कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि संघर्ष की वजह क्या बनेगी, तो संघर्ष की वजह बन जाएगी आपका सोचने का ढंग। हर बात पे या तो शक करने लगना या फिर हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, राहु का काम है ना कि चीज़ों को बढ़ा के सोचना, इसलिए वो चीज़ आपको मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम का कारण बनेगी। शुक्र की जो यहाँ पे प्लेसमेंट है, अष्टम में शुक्र इतना बुरा नहीं माना जाएगा, इसीलिए शुक्र को तो हम यहाँ पे फिर भी ठीक मानेंगे। इसी के साथ साथ देखें सूर्य और बुध जो कि भाग्य में आ रहे हैं, इस कारण से ये भी कहा जा सकता है कि विवाह के बाद भाग्य को भी एक समर्थन भी मिलेगा। शनि और केतु ये दोनों के दोनों ट्वेल्थ में गए हैं, इसलिए जब जब भी शनि या केतु की अंतर्दशाएं आए तब तब ध्यान रखना होगा कि मैरिज लाइफ के अंदर चुनौतियां ना खड़ी हो जाएं। ठीक है। दशाएं जो हम अभी देखेंगे उसमें हमें मंगल की दशा और राहु की दशा मिलने वाली है। ठीक, अभी आप सूर्य की दशा कंप्लीट करोगे, चंद्रमा की दशा में विवाह, और तकरीबन तकरीबन मंगल और राहु की जो दशाएं आएंगी उसमें कुछ हद तक हमें चुनौतियां देखने को मिलेंगी। यहाँ से हम इस बात को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए कि आपने मांगा था स्पेसिफिकली नवमांश के ऊपर डिस्कशन करना है। अब आपने या तो कहीं पे चीज़ों को सुन लिया या किसी और से, किसी की ज़िंदगी में देख के परेशान हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप एब्जॉर्ब कर चुके हो, इसलिए आप इस थॉट प्रोसेस में सबसे ज़्यादा आ चुके हो। यहाँ पे अगर हम नवमांश को देखें तो यहाँ पे राहु और केतु की मौजूदगी है, और केतु और शनि जो है इनका एक संबंध सप्तम में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि हमने जैसे देखा था चंद्रमा जो था वो केतु के नक्षत्र में बैठा था, पास्ट बर्थ कर्मा कंप्लीट करना है, तो पास्ट बर्थ कर्मा के हिसाब से ही आपका पार्टनर भी यहाँ पे सेट होगा, और यहाँ पे नवमांश में ये युति भी इसी बात को दर्शाती है कि आपके लाइफ में एक प्री डिस्टाइंड जिसके साथ पिछले जन्म का आधा कर्ज रह गया उनके साथ ही विवाह होना है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि इस फॉर्मेशन के अंदर राहु केतु और शनि का जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें फर्स्ट हाउस के अंदर जो नक्षत्र मिल रहा है वो खुद शनि का मिल रहा है। शनि का नक्षत्र है, इसका मतलब है कि आपको धैर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है।
राहु मंगल की युति एक साथ है तो आप में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। आपका एग्रेशन वाला तत्व जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा मैरिड लाइफ को मेंटेन रखने के समय। शनि यहाँ पे केतु के साथ कनेक्ट है, ठीक है। जहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली डाइवोर्स होगा, ठीक, क्योंकि केतु का फॉर्मेशन है, जितनी लॉन्गेविटी उस रिलेशन के लिए दी गई है वो उतने को मेंटेन करके ही चलेगा। मेन चीज़ ये है कि आप जिस प्रोफेशन में हो उसके साथ आपकी जो मैरिज है वो कहीं ना कहीं सस्टेन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब नवमांश के अंदर 6th हाउस का लॉर्ड जो कि चुनौतियां दे सकता था सूर्य, वो छठे में ही विद्यमान है, इसीलिए ऐसा कोई मेजर चैलेंज यहाँ पे सूर्य की वजह से नहीं नज़र आता। चंद्रमा जो है इस कुंडली के अंदर वो आपके चौथे भाव में बैठे हैं, ठीक है। चौथे भाव में बैठने के कारण हम कह सकते हैं कि ठीक है, मन फिर भी खुश रहेगा। और चंद्रमा यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होके बैठे हुए हैं अपने से एक घर पीछे, तो यहाँ पे भी ठीक है, केंद्र में आने त्रिकोण का। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है कि आपका गुरु लगन कुंडली में भी नीच था और नवमांश की कुंडली में भी नीच राशिस्थ है, ठीक है। तो इस कारण से ये जो कुंडली है लाभ भाव हो रहा है, यहाँ पे इसका नीच हो जाना कहीं ना कहीं चुनौतियाँ देता रहेगा, क्योंकि अपने ही ज्ञान से, विस्डम है जुपिटर, हम अपने ही ज्ञान से चीज़ों को इस तरीके से मैनिपुलेट करने लगेंगे कि चीज़ें ठीक हैं या नहीं, उसके बाद भी हम उसको लेकर दुखी रह सकते हैं। यहाँ पे गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं केतु और शनि के दुष्प्रभावों को रोकने का प्रयास करेगी, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट बनेगा। शुक्र जो है वो यहाँ पे लाभ भाव में गए हैं, इसलिए ये फॉर्मेशन भी ठीक कही जा सकती है। मंगल जो है उसका फिर 12th हाउस में जाना यहाँ पे ये चुनौती का ही कारण बन रहा है, और वैसे भी प्रोफेशन के कारण पे ये चीज़ें बनेंगी ही बनेंगी। ये मंगल जो है ये आपके इस 7th हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड के तौर पे हैं, और इनका यहाँ से छठे जाना, शनि की राशि में बैठना, इस कारण से वैवाहिक जीवन में जो सुख है वो कहीं ना कहीं देर से मिलता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि एज ऑफ 36 तक चुनौतियाँ थोड़ी अप एंड डाउन के साथ चलती रहें, फिर जाके वो हैप्पीनेस कुछ हद तक खुले। क्योंकि अगर आप अपनी दशाओं को देखोगे तो देखो, केतु में आपका जन्म हुआ, ठीक है, संघर्ष शुरुआत से चला होगा छठे भाव से, क्योंकि वो दशा काम कर रही थी। शुक्र की दशा आई जो कि 2nd हाउस को दर्शा रही है, वहाँ पे उनके बैठने के कारण, ठीक है। तो अगर हम देखें, जब ये शुक्र की दशा आपके ऊपर चलेगी तो ये ना सिर्फ के 1st हाउस का लॉर्ड है बल्कि ये 8th हाउस का भी लॉर्ड है, यानी कि इसने भी अपनी ओर से ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। इसी के साथ अगली दशा जो बनी वो सूर्य की दशा बनी, सूर्य पराक्रम, और इस दशा के अंदर आप कहीं ना कहीं सर्विसेज के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशंस काम कर रहे हैं इस कुंडली के अंदर, ये फॉर्मेशंस बिल्कुल सही डायरेक्शन के हिसाब से जा रहे हैं। आप कहीं से किसी चीज़ को सुन के और उसको अपने ऊपर हावी करके किसी भी धारणाओं को मत बना लेना, ये बात बहुत ही क्लियर कह रहा हूँ। कारण क्या हो रहा है कि चंद्रमा से अगले घर में ही राहु है। एक बात मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, क्लियर कर रहा हूँ आपको भी, जब भी किसी कुंडली में चंद्रमा से एक घर आगे या एक घर पीछे राहु मिला, अगर एक घर आगे राहु मिला है तो इंसान आगे का सोच सोच के परेशान हुआ है, ठीक। और अगर एक घर पीछे राहु मिला है तो जो पीछे बीत गया उसको सोच सोच के परेशान मिला है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, आप अपने सोच को बना बना कर उस चीज़ में, किसी चीज़ में नेगेटिविटी मत ऐड कर देना। इसलिए ये बात बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि कुंडली के अंदर चुनौतियाँ हैं वैवाहिक जीवन में, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप अपने थॉट प्रोसेस से अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए उससे बाहर निकल गए तो फिर वो कोई चुनौती नहीं, क्योंकि सेना में आप खुद ही हो, एक चीज़ आप भी अच्छे से जानते हो, जो भी चीज़ है वो आपका मनोबल है, ठीक है। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, इसीलिए इस बात को और ज़्यादा फोर्सफुली कह रहा हूँ कि मन से ही आपने चीज़ों को अगर बना लिया, एक धारणा के तौर पे वो बन गई, तो फिर सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करके ख़राब करेंगी। क्योंकि राहु जो है वो
सोचने का काम करता है, लेकिन उसका सोचने का जो तत्व है ना, उसके ऊपर कोई बड़ा आधार नहीं होता। यहाँ पे ये राहु मंगल के तत्वों को सोच रहा है। मंगल बुध की राशि में बैठा है, जो कि उसका परम शत्रु है। इस कारण से मंगल के बारे में जो कुछ भी वो सोचेगा, यानी कि विवाह के बारे में जब भी वो कुछ चीज़ों को सोचेगा, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में सोच सकता है। इस थॉट प्रोसेस को आप कंट्रोल करके रखिएगा। अगर आपके मैरिड लाइफ को कोई चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, तो वो ये थॉट प्रोसेस ही डिस्टर्ब करेगी। बाकी की सिचुएशंस उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगी, क्योंकि जो बर्थ है वो केतु पास्ट बर्थ कर्मा का है। तो जो आप सोच रहे हो उस हिसाब से सोच के आप चीज़ों को ख़राब करोगे, तो पार्टनर की लाइफ को भी ख़राब कर बैठोगे, और साथ ही साथ खुद की भी लाइफ ख़राब होगी। यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को फोकस करके रखना, कि नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड कर सके। तब वो नवमांश और ये लगन कुंडली दोनों इस बात को जो दर्शा रहे हैं, ये सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आने वाली चुनौतियों को ही दर्शाएंगे, ठीक है, ना कि रियल वे में साथ में रह के आप लोग कोई बड़े ब्लंडर्स को या डाइवोर्स और ऐसी चीज़ों में चले जाओ। ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई, तो फिर आप ये ध्यान रखना कि वो कुछ ना होते हुए भी आपके मैरिड लाइफ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। धन्यवाद।